दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोरों पर हैं और यह लड़ाई अच्छी खासी तीखी होने वाली है। रण होगा भीषण, यह बात बिल्कुल साफ होती दिख रही है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक, अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिए बीजेपी पर। अभी तक चुनावों में हमने वोट कटवा पार्टी की बात सुनी थी कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ पार्टियां, और वो वोट काटती हैं। जीतने की कोई उनके पास ताकत नहीं होती, लेकिन वोट काटकर किसी एक पार्टी विशेष को वो फायदा पहुंचाते दिखते हैं। इसमें पैसे के लेन देन की बात होती है, ये आप वाकिफ हैं इससे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि चरणबद्ध तरीके से कुछ इलाकों में वोटरों के नाम कटवाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स से, ताकि चुनाव अपने पक्ष में किया जा सके। ये हमारे वोटर हैं जी, सर जी ऐसा कह रहे हैं। सर जी मतलब अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा हजारों मतदाताओं के नाम अब मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं। शादरा में 6% वोट हटवा दिए गए हैं। 11,000 वोट होते हैं ये। जनकपुरी में 6,247 वोट हटाने का आवेदन दिया गया है। ये एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है कि आपको जहां पर लगे कि भाई गलत लोगों ने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, तो आप चुनाव आयोग को इस बाबत जानकारी देते हैं। चुनाव आयोग फिर उसकी जांच करता है और फिर वोट हटाए जाते हैं जहां पर यह बात तय पाई जाती है कि हां कुछ फर्जीवाड़ा है। लेकिन विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा था, हरियाणा में भी, कि वो जानबूझकर कई इलाकों में ऐसे आवेदन किए गए और बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे एक पार्टी के कहने पर, एक पार्टी विशेष यानी कि बीजेपी के कहने पर, वो मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए। संगम विहार से 5,862, आर के पुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णानगर में 1,631 और मटियाला में 1,561 वोट हटाने का आवेदन दिया गया है। अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है फर्जीवाड़ा कर रही थी आम आदमी पार्टी, अब चोरी पकड़ी गई है। ये फर्जी वोटर बनाए गए थे, चोरी पकड़ी जा रही है तो आम आदमी पार्टी बौखला रही है और हम एक भी फर्जी वोट नहीं डालने देंगे। और साथ ही साथ लगातार रोज बरोज आप खबर देख ही रहे हैं, पाला बदलने की भी प्रक्रिया जो है, वो तरीका जो है वो जारी है। और इसमें खास बात ये कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में तो जबरदस्त सेंधमारी कर ही रही है, लेकिन बीजेपी से भी लोगों को अपने पाले में लेती दिखाई दे रही है। चुनाव फरवरी में होने हैं, नतीजे फरवरी में आएंगे, लेकिन वो गर्माहट, वो सरगर्मी, वो सड़कों पर जोर आजमाइश साफ देखी जा सकती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर देने में वो लगातार कामयाब रहे हैं। 2015, 2020 में पटखनी दी बीजेपी को 67, 70 में से 67, 2015 में और 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती। अब वो फिर पदयात्रा पर निकल पड़े। तो अरविंद केजरीवाल का पहला इंटरव्यू एबीपी न्यूज ने किया है, मैंने वो इंटरव्यू किया है। 177 दिन जेल से निकलने के बाद पहली बार आमने सामने किसी पत्रकार के वो आने को तैयार हुए हैं। तो आज होंगे सीधे सवाल बिना लार लपेट अरविंद केजरीवाल के साथ पूरे 1 घंटे। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मिलते हैं, बने रहिए। आइस बोला था लाने को, लद्दाख चला गया। पूछा फोन पे इतना बिजी बिजी क्यों है, तो क्या बोला तू? हाँ, माउंटेन्स वर कॉलिंग।
डॉक्टर जहांगीर उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, मैं परिंदा खुले आसमान का, जहाँ जीत लूं सारा। जमाने से हटकर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट cardamom seeds, a premium product from Dilbar Group. Introducing the magic of Redmi Note, directed by me. Chase sequence. With the power of light fusion, 800 camera, and magic of AI. Magic. Redmi Note 14 series, super camera, super AI. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। TVS Raider, the wicked ride. कुछ ऐसा ही होता है जब मैं सर्दियों में टोरीडो पहनता हूँ, सब हाथ सेकने चले आते हैं। सर्दियों में ओनली रूपा टोरीडो। Trends don't stop, prices drop. Flipkart's end of season sale. Keep flipping. भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होने वाली है दिल्ली की, देश के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस देश में चुनाव खत्म होने का नाम नहीं लेते। झारखंड और महाराष्ट्र अभी खत्म हुए हैं कि दिल्ली की बारी आ गई और दिल्ली में गुलाबी ठंड है। मैं आज बाहर हूं, मौसम खुशनुमा है, लेकिन सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पटकनी देने में कामयाब होंगे? 2015 में 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें, 2025 में क्या होने वाला है? अरविंद केजरीवाल, उनकी छवि में भी बदलाव आए हैं, जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को कोई सीधे हाथ टक्कर देता है तो वो अरविंद केजरीवाल भी हैं। यू माइट हेट हिम, यू माइट लव हिम, यू कांट इग्नोर हिम। आप उनसे जलते हो, नफरत करते हो, आप उन्हें बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज मेरे साथ अरविंद केजरीवाल, कॉमन मैन, अब सीएम नहीं है, अब कॉमन मैन हैं, हमारे साथ हैं। और अरविंद, 177 दिन आपने, बल्कि आप इधर दाहिने की तरफ आए हैं, 177 दिन जेल में बिताए, 177 दिन की जेल। अब ये खुला आसमान, बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, खुला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सबको आज़ादी बहुत पसंद होती है और
वो 177 दिन एक बुरे सपने की तरह थे। और सत्ता चली गई तो ये मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर केजरीवाल जी सत्ता चली जाएगी तो आपका क्या होगा। मैं यहाँ पे सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था। मेरे पास सत्ता रहे सत्ता ना रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो जो स्कूल हमने अच्छे किए हैं, 18 लाख बच्चे उन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, उन 18 लाख बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि दिल्ली में पहले 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। मेरे 2 करोड़ लोग जो दिल्ली के हैं उनकी बिजली का क्या होगा। पूरे देश में बीजेपी की लगभग 20 राज्यों में सरकारें हैं, बिजली के दाम इतने ज़्यादा हैं, हज़ारों रुपए के लोगों के बिल आते हैं। और दिल्ली में लोगों के लगभग 37 लाख लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं। बाकी लोगों का भी बिजली सस्ती है, उन लोगों के घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीद दी है इस देश को, उस उम्मीद का क्या होगा। डर नहीं लगा जब जेल में थे कि परिवार का क्या होगा। नहीं, जेल में था, जेल में परिवार का वो रहता था। मेरे माँ बाप की मुझे याद आती थी जब मैं जेल में था, और जेल के दिन बड़े कठिन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी। जेल में उन्होंने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जब आप केवल जेल ऑफिशियल्स या मेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं, बाकी जितने कैदी होते हैं वो आपस में घुल मिल सकते हैं। जो फ़ोन पर बातचीत होती है परिवार वालों से मिलना जुलना, वो वाली एक वो होता है जैसे दिन हफ्ते में 2 बार 3 बार आधा घंटा, वो उस तरह से होता है। लेकिन अदरवाइज जैसे पूरा दिन, अलावा बिल्कुल अकेले, उसके अलावा पूरा दिन सेल में अकेले। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खूंखार से खूंखार आतंकवादियों को दिया जाता है, उनको तोड़ने के लिए। मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जो कि मानसिक रूप से आप पूरा दिन अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरी 15-20 दिन तक दवाइयाँ बंद कर दी गई, इंसुलिन बंद कर दिया। 20 किलो तक आपका वेट कम हो गया था। 10 किलो वेट मेरा, 10 किलो मेरा वेट वजन कम हो गया था। तो 15 दिन तक मुझे मेरा इंसुलिन बंद कर दिया गया। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा, तो कोर्ट से परमिशन मिली हमें, और कोर्ट ने एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया, उसने इंसुलिन दोबारा चालू किया। तो कई सारी समस्याएं थी वहाँ पे, लेकिन उस सब में गीता ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने गीता को पढ़ा, गीता को कई बार पढ़ा, और गीता की वजह से मुझे एक अंदर स्ट्रेंथ मिली। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी भी कोई मुसीबत आए, अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप गीता पढ़ के देखिएगा। गीता से बहुत शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। पर गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं। अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। जो अरविंद आए थे ईमानदारी का मफलर ओढ़कर पहनकर, वो अरविंद रहे ही नहीं। पर बेईमानी तो मैंने की नहीं, बेईमानी तो कोई साबित ही नहीं हुई। सारे झूठे केस लौट दिए गए हमारे ऊपर। हमारे पार्टी के एमएलएज के ऊपर लगभग 167 केसेस किए हुए इन्होंने। 132 केसेस में नतीजे आ चुके हैं और बरी हो चुके हैं। सारे केसेस झूठे हैं, सारे केसेस सियासी हैं। मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए, चूँकि हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मेरी एक ईमानदार नेता की छवि है, उसको बदनाम करने के लिए ये सारे झूठे केसेस हमारे ऊपर लगाए गए। मैं एक शो कर रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा कि देखिए आम आदमी आज की तारीख में कांग्रेस या बीजेपी अगर बेईमाना करती है, भ्रष्टाचार करती है, तो वो कि भाई काजर की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक ली काजल की लागी है पैलागी है, कि भ्रष्टाचार राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर जब अरविंद की बात आएगी, आम आदमी पार्टी की बात आएगी, आपके लिए पैमाना, कसौटी, वो याद से अलग है, क्योंकि आप निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दम पर, एक आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ छोटा सा आरोप भी, वो दाग अच्छे हैं कहकर आप नहीं निकल सकते। पर मैंने तो कहा नहीं, आप हमारे लिए यार्डस्टिक बहुत ऊंची रखी है, आप हमारे पैमाना बहुत ऊंचा रखिए। हमने एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। ये कीचड़ पे कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर।
लेकिन वो कीचड़ चिपक नहीं रहा। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का कोई आदमी, एक आदमी, ये तो सारा सियासी गेम चल रहा है, बीजेपी का गेम चल रहा है जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। तो सियासी है, राजनीति है, राजनीति के अंदर ये कीचड़ फेंक रहे हैं क्योंकि ये काम के क्षेत्र में हमसे नहीं जीत सकते। हमने जनता के लिए काम किया है, हमने बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हमने काम किया है। ये काम में हमसे नहीं, तो कीचड़ फेंको केजरीवाल पे, बदनाम करो केजरीवाल को। पर केजरीवाल के ऊपर आरोप, केजरीवाल के ही सबसे करीबी आपके हनुमान बने घूम रहे थे कैलाश गहलोत, वो कह रहे हैं आदर्शों से दूर हो गई पार्टी, अब शीश महल में रहने लगे अरविंद केजरीवाल, अरविंद ही बदल गए हैं। ये आपके करीबी लोग कहने लगे, आपके हनुमान। देखिए, कैलाश गहलोत क्यों छोड़ के गए, किस लिए छोड़ के गए, ये सारा देश जानता है। लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में क्यों जाते हैं, ये सारा देश जानता है। मुझे इसके ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं और ना मैं कुछ कहना चाहूँगा। पर शीश महल के जो आरोप लगते हैं, आलीशान मकान में रहने लगे जी, वो वैगनार पता नहीं कहाँ गई, वो नीले रंग की। मेरे को ना शीश महल से प्यार है, मेरे को ना किसी बड़े मकान से प्यार है, किसी से प्यार। आप खुद सोचिए, मैं जेल में 177 दिन रहा, बहुत तकलीफ़ में रहा, एक काल कोठरी में रहा। अगर मेरे को उसका प्यार होता तो निकलने के बाद कुछ दिन तो और वहाँ का ऐशो आराम वो करता। निकलते ही मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे के 5 दिन के अंदर मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरे को कोई महल से प्यार नहीं, सीएम का बंगला, सीएम की गाड़ी, वो सीएम का घर है। जब तक सीएम था उस घर में रह रहा था। जब मैं एक एक्टिविस्ट था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। आज मैं एक आम आदमी पार्टी का कन्वीनर हूँ तो मैं उसके हिसाब से घर में रहता हूँ। भगवान मुझे इस जीवन में जिस रोल में रखेगा, उस रोल के मुताबिक जहाँ मुझे रखेगा भगवान, मैं वहीं रहूँगा। सीएम तो सीएम के घर में रहेगा, एक्टिविस्ट अपने हिसाब से रहेगा। मैं झुग्गियों के अंदर भी बहुत रहा हूँ दिल्ली के। अगर जब तक सीएम है तभी तक काम कर रहे हैं, जब सीएम नहीं थे तब भी देश की सेवा कर रहे थे, जब सीएम थे तब भी देश की सेवा कर रहे थे, जब सीएम नहीं रहेंगे तब भी देश की सेवा करेंगे। हाँ, तो हम अब अंदर की तरफ भी थोड़ा कुर्सी पर बैठकर भी मैं आपसे सवाल तो करूंगा, पर जब ये सवाल कुर्सी का होता है, अब उपराज्यपाल कह रहे हैं कि ये आतिशी, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो आपके बाद अब मुख्यमंत्री बनी है, 1000 गुना बेहतर है ये तो अरविंद केजरीवाल से। अच्छी बात है। आपने सारा रायता फैला रखा था दिल्ली में। एलजी साहब को हमारी पार्टी के नेता अच्छे लगते हैं। आज तक एलजी साहब ने बीजेपी के किसी नेता के बारे में नहीं बोला कि अच्छा है, हमारी पार्टी के नेता के बारे में बोला। तो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि वो चाहे मेरे नाम पे वोट दें, चाहे आतिशी के नाम पे वोट दें, वोट तो झाड़ू पे ही दें। वो भी वोट तो झाड़ू पे देंगे, पर आपकी विश्वसनीयता, आपका भरोसा, आपकी छवि का भी सवाल, अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है क्या आपके सर पर? नहीं, अस्तित्व का क्यों खतरा मंडराएगा? केजरीवाल है। हाँ। मेरा ये जो जिंदगी की लाइन है, ये जिंदगी की लाइन तो ऊपर वाले ने लिखी है। अस्तित्व तो इसमें लिखा हुआ है। सीएम की कुर्सी या सीएम की कुर्सी नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सर जी गुगली भी फेंकेंगे, और सर जी का मतलब आपके लिए सर जी शब्द भी इस्तेमाल होता है, सर जी। हाँ जी। तो सर जी गुगली फेंकेंगे इस बार। गुगली क्या है? नहीं, कोई गुगली नहीं है। नहीं, गुगली है, एक गुगली फेंकी है आपने, और उस गुगली का नाम है अमित शाह। तो कुर्सी पर बैठकर अमित शाह की बात करते हैं। तो कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं, लड़ाई कुर्सी की भी है। और इस लड़ाई में एक दिलचस्प चीज अरविंद मैंने देखी पिछले हफ्ते 10 दिन में, आपके बयानों पर मैं गौर कर रहा था। हर रोज निशाना तो आप साध रहे हैं, पर निशाना साध रहे हैं अमित शाह पर, देश के गृह मंत्री पर। क्यों? दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, और ख़ासकर पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरह से दिल्ली के ऊपर गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। बिजनेसमैन हैं, उनको फिरौती की कॉल्स आती हैं, अगर वो पैसे ना दें तो अगले दिन उनके दुकान के ऊपर शूट आउट हो जाता है। वो गुंडे आते हैं और बंदूकें चला के चले जाते हैं, गोलियां चला के चले जाते हैं। अभी तक इस साल लगभग 160 फिरौती की कॉल्स आ चुकी हैं, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है। जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है वो तो पता नहीं कितनी होंगी। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, नारायणा से, जहाँ पे एक भाई का मर्डर हो गया, और एक भाई का मर्डर 6 महीने पहले हुआ था।
6 महीने पहले जब मर्डर हुआ था उन्होंने पुलिस वालों को लिख के दिया, लेकिन उसका कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। 160 एक मिनट, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के का किडनैपिंग करके गैंग रेप हो रहे हैं, ड्रग्स चारों तरफ फैले हुए हैं, दिल्ली के अंदर कोने कोने पे नशा बिक रहा है। ये सारा दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के डायरेक्टली अंडर में आता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए उनसे, वो दूसरी पार्टी की हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी के, इससे वो मेरे भी गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से उनसे गुहार कर रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। 160 फिरौती की कॉलें हुई। कॉल तो आपके विधायक करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया नरेश बाल्यान को कि सांगवान नाम के एक गुंडे के साथ वो लगातार संपर्क में था। नरेश बाल्यान को सांगवान के कॉल्स आते थे। सांगवान नाम के कोई गैंगस्टर, कोई नंदू या नन्नू कोई नाम है उनका, उसके 35 या 40 बार इसके पास कॉल आए इसको धमकी देने के लिए। इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार रिटर्न में कंप्लेंट की पुलिस को नरेश बाल्या ने कि मेरे पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और उन कॉल्स के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि मैं उसके लोगों के, जो उसके टारगेट्स हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करके इस तक पहुंचाऊं। मैंने ये करने से मना कर दिया। तो अब आज कॉल आया है, उसमें उसने कहा है कि मेरा बेटा यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी वाइफ यहाँ है और उनकी खैर नहीं है, तो मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, मुझे बचाया जाए। उन कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदालत ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा। एक मिनट, उनके ऊपर कोई, ये 2 दिसंबर 2022 की बात है, जून 2023 की बात है, जुलाई 2023 की बात है। 1.5 साल से 2 साल से वो आदमी लगातार, हमारा एमएलए लिख रहा है कि मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा। गैंगस्टर को नहीं पकड़ा आज तक पुलिस ने, नरेश बाल्यान को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है? बीजेपी मैसेज क्या दे रही है? अमित शाह जी मैसेज क्या दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि अगर खबरदार तुमने अगर कंप्लेन करने की हिम्मत करी तो तुमको पकड़ के जेल में डाल देंगे। गैंगस्टर्स को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि तुम सुरक्षित हो, जारी रखो। अरे अगर पकड़ना था तो गैंगस्टर को पकड़ो ना। नंदू को क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? वो जो भी नाम है उसका, क्या सांगवान को क्यों नहीं पकड़ा? 11, 12, लगभग 1 दर्जन गैंगस्टर्स के गैंग दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम। बच्चा जानता कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पर आप जब अंतरिम जमानत पर आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, आपने ये कहकर राजनीतिक गलियारों में खलबली भी मचा दी थी कि भाई आने वाले दिन तो अब प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। ये 75 साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपने वो अगले साल सितंबर 2025 का जिक्र कर दिया था। उन्हीं का रूल है कि 75 साल में रिटायर होंगे। मैंने तो उनका रूल उनको याद दिलाया था। उन्हीं का रूल है कि 75 साल में रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के बाद कौन बनेगा? तो उनके अंदर खींचातानी चल रही है, योगी जी के बीच में, उनके बीच में खींचातानी चल रही है, सब जानते हैं। ये कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है। ये खींचतान चल रही है, सभी लोग जानते हैं। उस खींचतान को आप और उसमें आग में घी डाल रहे हैं। मेरा क्या लेना देना है संदीप जी? मैं दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का मामला उठा रहा हूँ, आप उसको पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में ले गए। आप रेवड़ी पर चर्चा करने को भी तैयार हो गए। तो रेवड़ी, आप रेवड़ी मान रहे हैं, जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ियाँ अच्छी नहीं है, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ी देता हूँ, मैं पैसे चोरी नहीं करता। अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए मैं फ्री में बिजली देता हूँ, बताइए क्या गलत कर रहा हूँ? अगर एक एमपी, एक एमएलए को 5-5 हज़ार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, मैं अपने लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ हर महीने, बताइए क्या गलत करता हूँ? अगर एमपी एमएलए को 5000 यूनिट बिजली फ्री मिले तो उनको नहीं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना देता हूँ और अच्छी शिक्षा देता हूँ, फ्री शिक्षा देता हूँ, तो ये तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या होगा? डेनमार्क देता है, स्विट्जरलैंड देता है, जापान देता है, लंदन देता है, अमेरिका देता है, फ्री शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। मैं भी दे रहा हूँ अपने बच्चों को। मैं अगर उनके लिए अच्छे अस्पताल बना देता हूँ, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूँ, उनका इलाज फ्री कर देता हूँ, इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का काम क्या होगा? ये फ्री की रेवड़ी है। ये सारे जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब में फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं।
अगर मैंने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, आपका बिजली कट नहीं लगता, पावर कट नहीं लगता आपका, तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पर ये जो रेवड़ी है, सेवा इसमें क्या है और मेवा क्या? और ये सवाल मैं एक IRS ऑफिसर जो रह चुका है शख्स, उससे भी पूछ रहा हूं कि 1500 रुपए लाडकी बहन योजना, आप 1500 रुपए महिला को दे रहे हैं, 1000 रुपए मैया सम्मान योजना झारखंड में दे रहे हैं, और बम बम आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, सीधे आपको वोट मिल जाते हैं। रेवड़ी में मेवा क्या है और असल में लोक सेवा क्या है अरविंद की निगाह में? 6 रेवड़ियाँ जो हम दिल्ली में देते हैं, लोगों को फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, महिलाओं को बस में फ्री सफ़र देते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं और फ्री पानी देते हैं। ये सुविधाएं हैं, ये रेवड़ी नहीं है। ये 6 सुविधाएं हैं जो दिल्ली सरकार अपने लोगों को देती है पैसे बचा के, और ये सुविधाएं देने के बावजूद भी दिल्ली का बजट फ़ायदे में चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इन सुविधाओं को देने के बावजूद भी वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हम दिल्ली की देश की राजधानी की सरकार चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होने दी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में बना, उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर 9 साल में बनाया हमने। जैसे दिल्ली में मेरी सरकार 2015 के पहले टोटल 200 किलोमीटर की लाइन लगी थी मेट्रो की, 9 साल में हमने 450 किलोमीटर की लाइन बनाई, मात्र 9 साल में। दिल्ली में 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। हमने 9 साल में 10,000 किलोमीटर नई सड़कें, 6800 किलोमीटर नई सीवर पाइपलाइन और नालियां, 4000 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन लगाई है। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में मात्र 25,000 CCTV कैमरे थे, हम लोगों ने 3 लाख CCTV कैमरे लगाए, विच इज़ मोर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क से ज़्यादा, टोक्यो से ज़्यादा, लंदन से ज़्यादा CCTV कैमरे आज ये केंद्र सरकार के समर्थन के बिना हो सकता था? दिल्ली के, एक मिनट आ रहा हूँ उससे। मेरे से पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट्स थी दिल्ली के अंदर, आज 4 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स हैं दिल्ली के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी तरह की कमी नहीं होने दी। ये सारा हमने किया क्योंकि एक ईमानदार सरकार है, हम पैसे बचा रहे हैं। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, ना स्कूल अच्छे हैं, स्कूलों का बुरा हाल है, ना स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, उनका बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है इनमें से। उसके बावजूद 80,000 करोड़ का उनका वो लॉस का बजट है। क्यों? कहाँ जाता है सारा पैसा? ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार वो कौन सा मनी प्लांट लगा रखा है, पेड़ पे कौन से पैसे? ईमानदार सरकार है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अकाउंट्स की भी जानकारी है, इंजीनियरिंग की भी जानकारी है, इंजीनियर हूँ इसीलिए बिजली 24 घंटे कर दी। पूरे देश में एक दूसरा राज्य बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती है। इनका 30 साल से गुजरात में इनकी सरकार चल रही है बीजेपी वालों की, अभी भी वहां पे पावर कट लगते हैं। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक राज्य बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती हो, कहीं नहीं आती। पर जहां पर आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात की, जो केंद्र की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, आप उनको लागू नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 5 लाख का बीमा वहां मिल सकता है, आप लागू नहीं करेंगे? अच्छा, आप एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज पूरा मुफ्त कर दिया। 5 लाख क्या, 50 लाख का भी अगर आपका बिल आएगा, अगर आपका कोई ऑपरेशन कराना है, कोई बीमारी हो गई, 50 लाख का भी बिल आएगा तो आपका फ्री है। ये ज़्यादा अच्छी है कि उनकी योजना, वो कहते नहीं 5 लाख से ज़्यादा नहीं देना, 5 लाख से ज़्यादा होगा तो पैसे अपने देने पड़ेंगे। हमने सबके लिए मुफ्त कर दिया। वो कहते हैं जिसके पास कार है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास ये है, ये है, ये है, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उनकी योजना अच्छी, मैं अपनी योजना हटा के उनकी योजना कैसे? जब इतने पैसे हैं दिल्ली के पास और आप अपना दिमाग, अपनी एक्सपर्टीज जो आप कह रहे हैं वो लगाते हैं, तो मैं फिर से वो बस मार्शल्स की बात, वहां भी मेरी अटकी हुई है एक सुई। 10,000 लोगों की नौकरी आप परमानेंट क्यों नहीं परमानेंट करना चाहते हैं ना आप? अब वो मुझे मालूम है, आप कह रहे हैं करना चाहते हैं, एलजी नहीं करने दे रहे, पर जो अभी हैं बस मार्शल्स, मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। नहीं, सारी तनख्वाह मिल रही है। बीच में जब मैं जेल चला गया था, मेरे पीछे से इन लोगों ने कई काम रोक दिए। दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन रोक दी इन लोगों ने,
तरह तरह से इन्होंने करके कई सारी दिक्कतें की, अब सारी चालू करा रहा हूँ, सारे रुके हुए काम शुरू हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। जिनकी भी तनख्वाह अगर रुकी हुई है अब मिल जाएगी, मैं कराऊंगा, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। दिल्ली में कूड़े करकट की गंदगी की सब भी एक सफाई बहुत बड़ी कर- समस्या हो सब गई थी, सफाई करवा रहे हैं। उनसे ही ध्यान भटका रहे हैं कि वहां लोगों का वो कॉलोनी में जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को उठा रहे हैं, लाल घेरे के साथ दिखा रहे हैं, कितनी वारदात हो गई। मैं एमसीडी की सिचुएशन आपको बताता हूँ। 15 साल बीजेपी थी एमसीडी में, क्या हाल कर दिया था इन्होंने दिल्ली का और क्या हाल कर दिया था एमसीडी का। आप उनके दिन याद करो जब एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी परमानेंट हड़ताल पे रहते थे, कभी काम पे नहीं जाते थे। किस लिए हड़ताल पे रहते थे? तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह चाहिए, 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। आते ही हमने सबसे पहला काम किया, उनके फाइनेंसेस को ठीक किया। आज जब से हमारी सरकार बनी है, हर महीने के पहले हफ्ते हर सफाई कर्मचारी के अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती है। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे नहीं गए। सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। बहुत सारे मसले हैं एमसीडी के, उन सारे मसलों को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो दीजिए। 75 साल में जो इन्होंने गंद मचाया था, 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा और सब साफ हो जाएगा। आपकी और बीजेपी के नैरेटिव में कुछ बातें बिल्कुल सेम हैं, ऐसे लगता है कि ओवरलैपिंग हो रही है केजरीवाल में और मोदी की बीजेपी में। 75 साल 60 साल कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया, वही नैरेटिव आप दे रहे हैं। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? काफी कर रहा हूं ना। दिल्ली में भी शिक्षा तो ठीक बीजेपी वाले कह रहे हैं डबल इंजन सरकार बना दो, ये छोड़िए। अरविंद केजरीवाल तो कहते रहेंगे अरे मुझे एलजी काम नहीं करने देते, नहीं सारे काम कराए, देते। कोई काम रुकने दिया? मेरे को एक चीज बताओ, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मेरे को उनका एक राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती है। आप बता दो, आप तो इतने बड़े पत्रकार हो। मेरे को एक राज्य बता दो जहां बिजली फ्री है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर यहां इनकी डबल इंजन सरकार आ गई तो बिजली के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे और फ्री बिजली बंद हो जाएगी जैसे बाकी राज्यों में है। मेरे को इनका 20 राज्यों में से एक राज्य बता दो जहां पे स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हैं। 30 साल हो गए गुजरात के अंदर, आप गए हैं वहां के सरकारी स्कूलों में? बुरा हाल है। तो अगर बीजेपी की डबल इंजन सरकार यहां आ गई, बड़ी खतरनाक है डबल इंजन सरकार। अगर ये डबल इंजन सरकार यहाँ आ गई तो आप सोच सकते हो यहाँ के स्कूलों का फिर 18 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप एक राज्य इनका बता दो जहाँ पे अस्पताल अच्छे हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, कोई राज्य नहीं है। यूपी में बगल में चले जाओ, देखो कोई सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। दिल्ली के सरकारी ये सारे सरकारी अस्पताल इन्होंने ये खराब हो जाएंगे अगर दिल्ली में इनकी सरकार आ गई तो। अगर इतने आश्वस्त हैं, इतने इत्मीनान में अरविंद केजरीवाल, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा अरविंद हमें क्यों दिख रहे हैं, पदयात्रा पर निकल रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम प्रचार करेंगे, चुनाव आए हैं, चुनाव में प्रचार सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। पदयात्रा निकाली, दिल्ली पुलिस कहती है पदयात्रा की इजाजत तक नहीं ली। इजाजत ले रहे हैं, इजाजत नहीं लेते तो दिल्ली पुलिस मुझे अलाउ कैसे कर देती है? इजाजत होती है तभी तो अलाउ करते हैं वो लोग। पद यात्रा इसलिए भी निकाली कि कहीं हार ना हो जाए, अस्तित्व का खतरा। क्यों? चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अस्तित्व का खतरा कहां से आ गया? हार का खतरा कहां से आ गया? तो फिर ये सेंधमारी भी आपके पास क्या टैलेंट पूल कम हो गया आम आदमी पार्टी में? अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। सबसे तेजी से कोई पार्टी अगर नेशनल पार्टी बनी है, वो गौरव आपको हासिल है, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बीजेपी के लोगों को भी ला रहे हैं और खास नजरें इनायत कर रहे हैं कांग्रेस पर। अवध ओझा ने भी ज्वाइन किया। तो ये आपकी नजरें भी सिलेक्टिव हैं। मेरी नजरें तो सिलेक्टिव हो सकती है, आप ये सिलेक्शन किस आधार पर कर सकते हैं? अच्छे लोगों को लाएंगे, परिवार अच्छे तो लोगों तभी... को आपके पास नहीं है लोग, आपके पास हमारे लोगों पास की हैं कमी और है। भी अच्छे लोग आएंगे, परिवार बड़ा बनेगा। जब परिवार बड़ा बनता है कांग्रेस तो के अच्छा पूर्व विधायकों को लेकर आ रहे हैं, मौजूदा विधायकों। एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के सारे 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी में होंगे, सारे कांग्रेस के भी, सारे बीजेपी के भी, सब लोगों का दिल जीत के मैं आम आदमी पार्टी में ले नहीं, जो ये त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है और आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई अलग अलग हमारा, वी हैव नथिंग टू डू विद द कांग्रेस,
तो कांग्रेस अगर मजबूत हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। ये डर भी आपको सता रहा है, इसीलिए आप कांग्रेस में जो भी कद्दावर नेता इधर आ सकते हैं उनको लाने की भरपूर कोशिश कर ही नहीं रहे, करते दिख भी रहे। हम अपने कामों के बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं और लड़ रहे हैं, पहले भी काम किए थे और आगे भी काम करते रहेंगे, उसी के बेसिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, या ये डर है कि जो अकलियत है, जो मुसलमान हैं, आपका एक बड़ा वोट बैंक रहे, वो कहीं आपसे छिटक तो नहीं रहे, सॉफ्टली हिंदुत्व भी हो जाते हैं। जो अरविंद केजरीवाल कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और इस बार आपने जैसा बाहर हम जब बात कर रहे थे, गीता का ज्ञान भी अब सुनाने लगे। आप भी पढ़ लीजिएगा गीता, आपको अच्छा लगेगा। पर जैसा मैंने कहा कि हम काम के बेसिस पे लड़ रहे हैं, काम के बेसिस पे ही लड़ेंगे। काम के बेसिस पे लड़ेंगे, काम को इनाम देगी जनता। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीत होती है, या अरविंद केजरीवाल मेंटर के रोल में, एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी सहज हैं, कंफर्टेबल हैं? मैंने इस्तीफा जब दिया था, मैंने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता मुझे वोट दे के दोबारा जिताती है तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। तो जाहिर और अगर जनता को लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे, अगर जनता को लगता है मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत दे। जनता के सर्टिफिकेट का इंतज़ार है। यही बात मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप दरअसल अदालती फैसले से ऊपर जनता के फैसले को लेकर चल रहे हैं कि भाई हमने बेईमानी की है तो सजा दीजिए, नहीं बेईमानी की है तो हमें फिर से सत्ता में बिठाइए, और इसे ही हम आखिरी फैसला मानेंगे। बिल्कुल। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, आपका दिन कैसे बीतता है? अब थोड़ा सा बदल दूं? नहीं, चर्चा को बिल्कुल ही बदल देते हैं। दिन बीतता है, अब तो चुनाव का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा चुनावों की गहमा गहमी रहती है। मुख्य रणनीति कौन है अरविंद केजरीवाल का? मैं खुद ही हूँ। आप खुद ही हैं? हाँ जी, लेकिन हमारे साथ हमारी टीम बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इस बार किस मुद्दे पर दिल्ली की जनता चुनाव में अपना वोट डालेगी? सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आपने उनको वोट दे दिया तो आपको मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि इनकी 20 राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगे। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज तो अब 28 दिसंबर 31-28 तक दे रहे हैं। एक मिनट, अनाज की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं दूसरी बातों पर। हाँ, अगर आपने उनको वोट दे दिया तो आपकी फ्री बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि 20 राज्यों में कहीं उनकी फ्री बिजली नहीं है। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो दिल्ली के स्कूल फिर से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनके 20 राज्यों में कहीं स्कूल अच्छे नहीं हैं। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो फिर से आपके अस्पताल ख़राब हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके 20 राज्यों में कहीं नहीं है। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो महिलाओं को जो फ्री बस का सफ़र मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि 20 राज्यों में कहीं महिलाओं का सफ़र फ्री नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर ये सुविधाएं जो हम सारे दिल्ली के लोगों ने मिलके दिल्ली को बनाया है 10 साल के अंदर, ये सब ख़त्म हो जाएगा। स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए हमने, बिजली ठीक की, पानी ठीक कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आने वाले समय के लिए 4 चीज़ें जो उनमें से 3 चीज़ें मैंने पिछले चुनाव में कही थी। मैं दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की, साफ़ सुथरी, वेल पेंटेड, हॉर्टिकल्चर दोनों तरफ फूल पत्तियाँ हों। यमुना साफ़ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ़ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। ये 3 वादे मैंने पिछले चुनाव में किए थे। तो यमुना तो ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, और मान रहे हैं ये कमजोरी है आप? ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, और उसका कारण रहा कि 2-2.5 साल कोरोना की वजह से बीत गए, और उसके बाद 1.5-2 साल जो है ये सारा बेल और ये सारे इन्होंने उलझा दिया हम लोगों को इस सारे झूठे मामले के अंदर। अब हम सारी चीज़ों से निपट गए हैं, ये सारा मामला भी ख़त्म हो गया, कोरोना भी नहीं है। अब हम शांति के साथ आगे काम कर सकते हैं। ये 3 बड़े काम करने के लिए अगर जनता मुझे एक मौका और देती है तो ये 3 बड़े काम मैं करना चाहता हूँ। एक काम जो अब मैंने प्रॉमिस किया है, हर महिला के अकाउंट में
18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे, ऐसा हमने प्रॉमिस किया। ये हम अब शुरू ये करेंगे। रेवड़ी जो ये 7वीं आपकी रेवड़ी है, ये सेवा है मेवा है? जनता, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं प्योर इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ आपको, ये पॉलिटिक्स भूल जाइए। इकोनॉमिक्स के अंदर होता है ट्रिकल डाउन थ्योरी। वो ये बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट्स वगैरह होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अमीरों को और अमीर बनाइए, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाइए कि अमीर और अमीर होते जाएं। जब अमीर और अमीर होगा तो धीरे धीरे बूंद 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 उस अमीर से नीचे आएगी और जनता के पास पहुंचेगी और जनता के से उससे गुजारा चलेगा। इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। दूसरी थ्योरी होती है बॉटम्स अप, जिसमें आप एक आम आदमी की जेब में पैसे डालते हैं। तो जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली का, उस टाइम दिल्ली में मिनिमम वेज 8000 रुपये होते थे। मैंने आते ही उसको 14000 कर दिए मिनिमम वेज। तो मेरी खूब बड़े लोगों ने मेरी बुराई की कि 14000 क्यों कर। एक गरीब आदमी की जेब में जब पैसा जाता है तो मार्केट से वो सामान खरीदता है, खाना खरीदता है, कपड़े खरीदता है, बच्चों के लिए सामान खरीदता है, बीवी के लिए सामान खरीदता है, सब चीज़ें घर की खरीदता है। इससे इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है और इससे जब इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है। 1000 रुपये, एक मिनट, 1000 रुपये महीना जब एक महिला की उसमें जाएगा तो आप सोच के देखिए, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कि पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कॉलेज दूर है, बस का किराया नहीं है उनके पास, उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी होगी। बहुत सारी महिलाओं को मैं जानता हूं जिनको दूर काम करने के लिए जाना है, लेकिन वो दूर काम करने इसलिए नहीं जाती क्योंकि 3000 रुपये तो बस में ही खर्च हो जाते हैं और वहाँ पे कमाई है 5000 रुपये की, तो 2000 रुपये के लिए अब वो जाने दूर दूर अपना सामान बेचने चली जाती है। ऐसी कितनी महिलाओं की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कितनी महिलाओं को फायदा होगा, और उनकी आमदनी ही सीधी बढ़ा दो। ये 33 रुपये 33 पैसे प्रतिदिन, मोटा मोटा 1000 का यही खर्चा है, यही गणित बनता है ना। 33 रुपये 33 पैसे देने से बढ़िया उनकी आमदनी बढ़ा दी जाए। कैसे हम उस तरफ क्यों नहीं जाता कोई भी? मैंने इसीलिए लाड़की बहन का भी जिक्र किया। ये मैया सम्मान योजना यही बन गया, ये आने वाला तरीका है क्या? 1000-1500 रुपये थमा दो किसी के भी हाथ में और कहो भैया हमारे को वोट दो। पर मैं तो ये कह नहीं रहा कि भैया 1000 रुपये लो और मेरे को वोट दो। मैं तो कह रहा हूँ भैया 1000 रुपये लो और सशक्त बनो। सशक्त करने के लिए हमारी संसद भी है, संसद का काम ही नहीं होता, ये भी एक शगल हो गया है। इस पर आपके क्या विचार हैं अरविंद? होना चाहिए काम। 2.5 लाख रुपए पर मिनट वहां खर्च होते हैं। 1000 रुपए की अब बात छोड़ देते हैं। देखिए 1.5 करोड़ रुपए घंटा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। संसद का चलना भी इंपॉर्टेंट है और जब बहुत बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठे और सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उस गलत काम को के खिलाफ प्रोटेस्ट करके संसद से वॉकआउट जब करता है ऑपोजिशन, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, वो कम इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। तो वो 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट जो संसद नहीं चलती वो भी उसी का वो एक तरह से देश के हित के अंदर होता है कि अगर कोई गलत काम सरकार कर रही है तो गलत काम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। पर कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। अडानी के मुद्दे पर वो लगातार अवरोध कर रही है, वो चाह रही है कि संसद में चर्चा हो, विपक्ष के और धड़े भी हों। कह रहे हैं सिर्फ अडानी के अलावा भी बहुत मसले हैं। सारे मसले उठाएंगे, वो भी अडानी का भी मुद्दा उठाएंगे, बाकी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को भी उठाएंगे, सारे मुद्दे उठाएंगे। अब एक और मुद्दा उठा दिया है सरसंघचालक ने। वो कह रहे हैं जो ये जनसंख्या, ये जो ग्रोथ रेट 2.1%, 2.1% पर आ गया, ये दिक्कत का सबब है। 3 बच्चे पैदा कीजिए। अभी तक तो ये हो रहा था कि देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या एक बड़ी परेशानी है, संसाधनों का बंटवारा कैसे करें इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में। अब वो कह रहे हैं नहीं, जनसंख्या घट जाएगी, समाज नष्ट हो जाएगा, अभी तो बच्चे ज्यादा पैदा करने दो। मुझे लगता है कि जनसंख्या पे तो कंट्रोल होना चाहिए, तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने के मैं तो हक में नहीं हूँ। ऐसे में आखिरी सवाल, एक जो ये घुसपैठियों का जो मुद्दा है, झारखंड में भी मुद्दा बना, रोहिंग्या को लेकर यहां भी बीजेपी कह रही है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इन्होंने तो अपने वोटर बना लिए, ये तो घुसपैठियां हैं, ये अवैध हैं और इन्हीं की बिना पर ये चुनाव जीतने का अपना कार्यक्रम बना रहे। कौन है घुसपैठिया? रोहिंग्या के बारे में वो कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आएंगे, म्यांमार से आएंगे। बांग्लादेश से कैसे उड़ के आए हैं? हवा में उड़ के आए हैं? कैसे आए हैं?
रोहिंग्या बस गए हैं आकर दिल्ली में। कैसे आए वो? बॉर्डर पार किया होगा। बॉर्डर पार किया। बॉर्डर की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की, अमित शाह की है। और रक्षा मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की है। वो फिर बॉर्डर पास किया, फिर वो वेस्ट बंगाल गए, फिर वो बिहार गए, फिर वो यूपी गए, फिर वो कई राज्य पार करके दिल्ली पहुंचे। तो उन राज्य की सरकारों ने क्या किया? तो केजरीवाल ने कहां से बसा दिया यहाँ पे? ये ला के बसा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ये ले जाके बसा रहे हैं। या तो माफी मांगे ये देश से कि हम निकम्मे हैं, हमसे काम नहीं हुआ, और या ये मिली भगत है इन लोगों की कि वहां से ला के लोगों को बसा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं कहाँ है रोहिंग्या, इनको ही पता है, इन्होंने ही बसाए हैं। अगर वोट बने भी तो इन्हीं को पता है कहाँ बनवाए हैं इन्होंने वोट। हमने थोड़ी बनवाए हैं, हमने थोड़ी बसाए हैं, हमें क्या पता कहाँ बसाए हैं इन लोगों ने। ये ऐसे मसले हैं जो आजकल जिनकी गूंज काफी सुनाई दे रही है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी बहुत चला। प्रधानमंत्री ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। विपक्ष एक नहीं है, इसीलिए बीजेपी सेफ है क्या? दिल्ली वाले एक हैं और इसीलिए दिल्ली वाले सेफ हैं। पूरी दिल्ली एक है। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो बिजली 24 घंटे नहीं बचेगी। दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो बिजली फ्री नहीं मिलेगी, महंगी हो जाएगी बिजली। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो सारे सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो सारे सरकारी अस्पताल बर्बाद हो जाएंगे, आपके घर में कल कोई बीमार होगा तो आप उसका इलाज नहीं करा पाएंगे। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो महिलाओं को बस का सफ़र फ्री नहीं मिलेगा। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो दिल्ली की प्रगति रुक जाएगी, दिल्ली का विकास रुक जाएगा, दिल्ली बर्बाद कर देंगे ये लोग। इनको एक ही तो जिम्मेदारी दी थी, कानून व्यवस्था को संभालने की। क्या किया इन्होंने कानून व्यवस्था का? तो कितनी सीटें जीतने वाले हैं? 2015 में 67, 2020 में 62, 2025 में सरकार हमारी बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। अच्छे बहुमत का मतलब क्या होता है? 36 है इंतजार आपका, 36 है बहुमत का आंकड़ा। उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होगा। 50 से ज़्यादा? 50 से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल। थैंक यू। बदल गए हैं, जनता बदल देगी क्या सत्ता, या अरविंद केजरीवाल सारे समीकरण फिर से बदल देंगे और कांटों कि वो जो राह है और आंख का रोड़ा जो बने हुए हैं बीजेपी के लिए, क्या वो बने रहेंगे? फरवरी आते आते तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है। आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले सेहत वाले। अब खाना ना खाने का नहीं बचेगा कोई बहाना। सह प्रायोजक बाल मुकुंद ऑल स्टार टीएम।